हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल टॉप करो पर। तो जैसा कि आपको हमने बोला था कि आपका अब चलने वाला है एकदम धमाकेदार सीरीज, यानी आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट कराने का जो हमने वादा किया था वो आपका चल रहा है। और आज उसी सीरीज में हम लेकर आए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, वो है मेंडल की शब्दावली। यानी अगर आप आनुवांशिकता चैप्टर पढ़ो तो उसका एक सबसे प्रमुख चीज है मेंडल का नियम। और मेंडल का नियम स्टार्ट करने से पहले आपको मेंडल की शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेंडल की शब्दावली का ज्ञान नहीं है तो फिर आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो जल्दी से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जानू सोना सबके साथ शेयर करिए और एक बार लाइव चैट पे हमको बताइए कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। फटाफट क्या करना है, आपको सेशन को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और बस इतना कर दो पहले, फिर आगे की तरफ बढ़े, ठीक है ना। तो यहां तक जल्दी से बताइए क्या सभी लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए आज का धमाकेदार क्लास। यस मैम जी, ठीक है। लगभग हमें लग रहा है हर एक बच्चा तैयार है, हर एक बच्चा लगभग तैयार है और अब हमको शुरू करने की जरूरत है। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, आनुवांशिकीय शब्दावली को समझने वाले हैं। लेकिन इसकी शब्दावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आनुवांशिकी है क्या। तो आनुवांशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल कि आनुवांशिकता क्या है, तो आनुवांशिकता आनुवांशिक लक्षणों का माता से पिता में जाने को कहा जाता है। अब सवाल आया कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं हम उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, फटाफट बताइए जीन क्या है। सबसे पहले आपको बताना है जीन क्या है, ठीक है। जल्दी से बताओ जीन क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता तो आप क्या लिखते, ठीक है। जीन के बारे में लिखने को आता तो क्या लिखते, याद रखिएगा जीन का डेफिनेशन होगा गुणसूत्र पर, ठीक है। लिखेंगे आनुवांशिकी की इकाई, आनुवांशिकीय की इकाई जीन कहलाता है। आनुवांशिकी की इकाई जीन कहलाता है, ठीक है। अगला लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा ही होता है, जीन के द्वारा, ठीक है। लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा ही होता है। अगला नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को संतान में, जो माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जीन आनुवांशिकी की इकाई जीन कहलाता है, लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा होता है, जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने के लिए आवश्यक है या फिर जिम्मेदार है। तो जीन तो हमको समझ में आ गया कि आखिर ये जीन क्या है, ठीक है। जीन आई थिंक आप सभी लोगों को भी क्लियर होगा कि जीन किसे कहते हैं या फिर जीन क्या है। क्लियर है कि नहीं, एक बार बताओ, सबको क्लियर है? क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब बुक अगर आता है एग्जाम में तो कैसे लिखोगे? गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति तथा प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है उसे जीन कहते हैं। यानी देखो, गुणसूत्र हमारे एक मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना होता है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो गुणसूत्र के भीतर जो डीएनए होता है, उस डीएनए का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षणों के निर्धारण के लिए या माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने वाला होता है, हम उसे जीन कहते हैं। यानी जीन माता पिता के लक्षणों के वंशागति तथा प्रकटन, प्रकटन का मतलब दिखाने के लिए, ठीक है, प्रभावी, जिसका प्रभाव दिखाई दे। जैसे मान लो कि माता पिता से कोई लक्षण आया तो बच्चे में दिखना भी तो चाहिए, तो बच्चे में दिखने वाला भी, याद रखिएगा, दिखाने वाला भी कौन होता है? जीन होता है। इसीलिए जीन को आनुवांशिकी की मूल इकाई कहते हैं। एवरी, मैक्लियोड तथा मैकार्थी के अनुसार जीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, जीन किस चीज के बने होते हैं? आपको याद रखना है, जीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। किस चीज के? जीन आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, जीनोम। अगला आपका क्या है? जीनोम क्या है? ठीक है, तो देखो, जीन के समुच्चय को, एक गुणसूत्र पर ढेर सारे, ऐसा नहीं कि गुणसूत्र पर केवल एक जीन है, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं उनको दर्शाने के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो याद रखना, गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के समुच्चय को, जीन्स के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। जीनोम कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछा जाए जीनोम क्या है तो आप लिखोगे गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होते हैं जीनोम कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यह भी लिखा है कि विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है, हम उसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है जीन प्रारूप, जिसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप का मतलब है लक्षण का जीन रूपीय। ठीक है, जैसे देखो, किसी भी चीज को हम देख रहे, मान लो इसको हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो ये कैसा है? काला है। इसको बाहर से देख रहे हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा? ये आपको काला दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अंदर से किस चीज से बना ये आपको पता है? अंदर से ये किस चीज से बना है, क्या आपको ये पता है? आपका जवाब होगा नहीं, नहीं पता है। तो सेम उसी तरीके से एक पौधे में बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण होता है। तो जो आंतरिक लक्षण है हम उसी को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। किसी लक्षण का जीनी अभिव्यक्ति लिखेंगे, किसी लक्षण का जीनी अभिव्यक्ति जीन प्रारूप कहलाता है। जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, जीन प्रारूप क्या है? तो सिंपल सा, किसी लक्षण का जीनी अभिव्यक्ति जीन प्रारूप कहलाता है। आप सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे लाल रंग के फूलों वाले पौधों का समयुग्मकी जीन प्रारूप RR और विषम युग्मक जीन प्रारूप कैपिटल R स्मॉल r है। इसी प्रकार लंबे तने वाले पौधे का समयुग्मकी जीन प्रारूप कैपिटल T और विषम युग्मकी जीन प्रारूप कैपिटल T स्मॉल t होता है।
है, ठीक है। तो किसी भी लक्षण का जो जीनी प्रारूप है, उसका जीनी संरचना है, हम उसी को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे को हम क्या करते हैं, कैपिटल टी डिनोट करते हैं, ठीक है। लाल फूल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वहीं पर अगर शंकर लंबे की बात करें तो शंकर लंबा कैसा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। बस आपको यही चीज याद रखना है, केवल आपको यही चीज याद रखना है, ठीक है। यही छोटी सी चीज है जो आपको याद होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है किसी भी लक्षण को बाहर से, ठीक है, दूर से देखने पे जो चीज आपको दिखाई दे रहा, ऊपर से देखने पर जो चीज दिखाई दे रहा। जैसे मान लो आप इस पेन को देख रहे हो, तो ये पेन बाहर से दिखने में कैसा है, काला है। अंदर का नहीं पता कि अंदर से ये काला है तोड़ने पर कि लाल दिखेगा या पीला, लेकिन बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से आपको ये काला दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसी को कहते हैं दृश्य प्रारूप। किसी भी लक्षण का भौतिक या बाह्य रूप से प्रदर्शन, लिखेंगे इसका डेफिनेशन, किसी भी लक्षण का बाह्य, किसी भी लक्षण का बाह्य या किसी भी लक्षण का बाह्य या भौतिक, ठीक है, किसी भी लक्षण की बात कर सकते, किसी भी लक्षण का बाह्य या भौतिक रूप का प्रदर्शन, भौतिक रूप से प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाएगा, ठीक है, बाह्य रूप से प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी लक्षण का बाह्य या भौतिक रूप, भौतिक संरचना, ठीक है, छोड़ो, भौतिक संरचना जो दिखाई देता है, उसे ही लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक बार दोनों को समझ लेते हैं। अभी तक में हमने आपको जीन बताया। जीन क्या है, जीन आपका आनुवांशिकी की इकाई है। सिंपल लैंग्वेज में एक शब्द में अगर कोई पूछे जीन क्या है, तो आपका जवाब रहेगा आनुवांशिकीय, आनुवांशिकी का इकाई जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। दूसरा आपका क्या हमने बताया था, जीनोम। जीनोम जीन का समुच्चय, ठीक है, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन का समुच्चय जीनोम कहलाता है। तीसरा हमारा क्या था, जीन प्रारूप। लिखेंगे किसी भी लक्षण की जीनी संरचना को प्रदर्शित करना जीन प्रारूप कहलाता है। जीनी संरचना को प्रदर्शित करना जीन प्रारूप कहलाता है। अब लक्षण प्रारूप, इसके बाद जीन के बाद हमने आपको लक्षण प्रारूप कराया था। अब जानते हैं ये क्या है। तो लक्षण प्रारूप किसी भी लक्षण का बाह्य या भौतिक संरचना को प्रदर्शित करना लक्षण प्रारूप कहलाता है। लक्षण प्रारूप कहलाता है।
अब जाकर ये आपका डन हुआ। ठीक है, अब जाकर ये आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से 4 डेफिनेशन कराया, चारों को हमने समझा दिया कि जीन किसी का क्या होता है, आनुवांशिकता की इकाई होती है। जीनोम किसी गुणसूत्र पर जितने भी जीन पाए जाते हैं उसके समुच्चय को जीनोम कहा जाता है। जीन प्रारूप किसी भी लक्षण का जीनी संरचना जीन प्रारूप कहलाएगा। लक्षण प्रारूप किसी भी लक्षण का बाह्य संरचना उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब आगे की तरफ अगला, ठीक है, देखो यहां पर भी दिया जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप का प्रयोग जॉनसन ने सन 1911 में किया था। एक चीज आपको याद रखना है, लक्षण प्रारूप हो या जीन प्रारूप, इन दोनों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जवाब रहेगा आपका जॉनसन। जॉनसन ने सबसे पहले जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का नाम कह सकते वर्णन किया था। सबसे पहले उनकी संरचना के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया था, कब, 1911 में। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल संकर। संकर का मतलब क्या है, संकर का मतलब होता है 2 गुणों वाला। जब, ठीक है, संकरण के पश्चात 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराने के पश्चात ऐसे संतान का प्राप्त होना जिसमें दोनों जनकों के लक्षण विद्यमान हो, उसी को संकर कहते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें 2 जीवों के लक्षण विद्यमान हो उसे संकर कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जब तुलनात्मक लक्षण वाले 2 जनकों में क्रॉस कराते हैं तो उनसे उत्पन्न संतति को संकर कहा जाता है। लिखेंगे, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनको, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्राप्त संतान को संकर कहा जाता है। प्राप्त संतान को संकर कहा जाता है, संकर कहा जाता है। ठीक है, 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्राप्त संतान को संकर कहा जाता है। संकरण क्या है, तो याद रखना 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों को मिलाना। ठीक है, 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों को मिलाना संकरण कहलाता है, और उन दोनों के मिलाने के पश्चात जो संतान प्राप्त होता है हम उसी को संकर कहते हैं। उसी संतान को क्या कहा जाता है, संकर यानी हाइब्रिड कहा जाता है। एग्जाम में लिखेंगे, जब तुलनात्मक लक्षण वाले 2 जनकों में क्रॉस कराते हैं तो उससे उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। उदाहरण, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा है, इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक ऐसा संतान मिलेगा जिसमें प्रभावी गुण भी होगा। ठीक है, जिसमें प्रभावी गुण भी होगा और अप्रभावी गुण भी होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसे संतान जिसमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों जनकों के जीन पाए जाते हैं। दोनों जनकों के जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे संतान जिसमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों जनकों के जीन पाए जाते हैं संकर संतान कहलाता है, संकर संतान कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल,
नेक्स्ट है संकरण। अभी हमने ये तो बता दिया संकर संतान, तो बस सिंपल सा है, संकर संतान प्राप्त करने की विधि को संकरण कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक लिखेंगे अलग अलग लक्षण वाले, अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराने की विधि को क्रॉस कराने को संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। आगे, और इस क्रिया से बनने वाली संतानों को और इस क्रिया से बनने वाली संतानों को संकर संतान कहते हैं। संकर संतान कहते हैं। ये अब जाकर ये होगा आपका कंप्लीट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वही है, तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराने को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। यहां पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण का मतलब जो लक्षण संतान में दिखाई देता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रभावी। लिखेंगे डेफिनेशन, तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में संकरण, तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में संकरण कराने के पश्चात बने संकर संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे संकर संतान कहते हैं। उसे संकर संतान कहते हैं। संकर संतान कह रहे हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में संकरण कराने के पश्चात बने संकर संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। सेम लिखा है वही चीज। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों या प्राणी के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, याद रखना यह लक्षण समयुग्मजित तथा विषम युग्मजित दोनों स्थितियों में प्रकट हो सकता है। जैसे लंबापन को दिखाने के लिए कैपिटल टी का डिनोट किया जाता है और संकर लंबा के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों में लंबा लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों क्या है? समान युग्मक है, और इसमें दोनों युग्मक अलग अलग है। तो ये हमारा समयुग्मजी भी हो सकता है और विषम युग्मजी भी हो सकता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो लिखेंगे संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जिस जनक का लक्षण दिखाई नहीं देता, प्रथम पीढ़ी में जिसका लक्षण, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण, जो लिखो, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, वही सेम चीज यहाँ लिखा है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणी में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता अर्थात छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये लक्षण केवल समयुग्मजी स्थिति में ही प्रदर्शित होगा। इस स्थिति में दोनों सुप्त जोन एक साथ रहते। उदाहरण बौना, स्मॉल टी। याद रखना, हमने बोला कि जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और ये केवल, जैसे देखो स्मॉल टी इसको बौना कहते हैं और ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। कभी भी बच्चे में बौनापन दिखाई नहीं देगा। प्रथम पीढ़ी के संतान में बौनापन का लक्षण छुपा रहता है। तो याद रखिएगा, इसमें सदैव क्या होगा, समयुग्मजी की स्थिति पाई जाएगी। ये आपका यहाँ पे डन होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला है समयुग्मजी। ठीक है, अगला आपका क्या आ चुका है, समयुग्मजी। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं, लिखेंगे जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों जीन, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों जीन कैसे होंगे, समान होंगे, तो इसे समयुग्मजी। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान होते तो उन्हें समयुग्मजी कहते। उदाहरण, लंबाई के लक्षण के लिए दोनों प्रभावी कैपिटल टी, या दोनों अप्रभावी स्मॉल टी। देखो इसमें स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी। ठीक है, बौनापन को प्रकट करने के लिए दो जीन की आवश्यकता और दोनों जीन क्या है, सेम है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, समयुग्मजी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, विषमयुग्मजी। किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले अगर दोनों जीन अलग अलग हो तो इसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। ठीक है, किसी लक्षण के, लिखेंगे इसमें, किसी लक्षण को प्रकट करने वाले यदि दोनों जीन विषम अर्थात भिन्न भिन्न हो तो इसे विषमयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले यदि दोनों जीन्स अलग अलग, जैसे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हमने क्रॉस कराया, हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, यदि दोनों के दोनों जीन्स क्या है, अलग है, तो जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों जीन्स अलग होंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, विषमयुग्मजी कहा जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही विषमयुग्मजी कहते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, वही चीज लिखा है, किसी लक्षण जोड़े के दोनों जीन भिन्न हो तो इसे विषमयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में लंबे तथा बौने के बीच में क्रॉस कराने पर हमको संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, जिसे कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसमें दोनों के दोनों जीन अलग है। ठीक है, विषमयुग्मजी। देखो अब याद रखना, अभी हमने बताया था ना, लक्षण प्रारूप और क्या था हमारा, जीन प्रारूप। ये शब्द देने वाले कौन थे, जॉनसन, 1911 में दिया था। उसी तरीके से समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्द देने वाले का नाम है बेटसन एवं सॉन्डर्स। लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप देने वाले कौन थे, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन कब दिया था, 1911 में। याद रखिएगा कब दिया था, 1911 में। वहीं पर दूसरा हमारा है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी।
युग्मजी, ये किसने दिया? समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी किसने दिया? तो याद रखना ये आपका दिया था बेटसन एवं सॉन्डर्स ने, वही है ना, बेटसन एवं सॉन्डर्स, बिल्कुल ठीक है, बेटसन एवं सॉन्डर्स, बेटसन एवं सॉन्डर्स कब दिया था? 1902 में, ये भी याद रखिएगा, कब दिया था? 1902 में, ठीक है। अब जाकर ये आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11वां एलिल। एलिल क्या है? तो याद रखना जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? एलिल, अर्थात तुलनात्मक लक्षण वाले जीन जोड़े को एलिल कहा जाता है। ये गुणसूत्र के ही एक विस्थल पर स्थित होते हैं। उदाहरण, पुष्प के रंग के लिए WW तथा सफेद के लिए w। ठीक है, ये देखो दो जीन्स के समूह को एलिल, सिंपल सा, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों जीन को क्या कहा जाता है? एलिल कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले भिन्न जीन को एलिल कहते हैं। एलिल कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। ये आपका डन हो गया, ठीक है। क्या कहलाता है? तो आपका आंसर रहेगा एलिल कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक संकर, ठीक है, जब किसी जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जनक के एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहा जाता है, ठीक है। जब तुलनात्मक, जब दो अलग अलग जनकों के बीच एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो अलग अलग जनकों के बीच एक लक्षण को ध्यान में रखकर एक तुलनात्मक लक्षण को, एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका डन। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे जब दो जनकों के मध्य संकरण होता है जिसमें अलग अलग एक जोड़ी के विपरीत लक्षण होते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबा और बौना के बीच में क्रॉस कराया गया। अब बढ़ते हैं क्या? प्रथम पुत्रीय पीढ़ी। ठीक है, दो अलग अलग जनकों के बीच क्रॉस कराने पर दो तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों, दो तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों के बीच संकरण कराने पर दो जनकों के बीच संकरण कराने पर प्राप्त पहली संतान को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी यानी F1 कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग दो अलग अलग जैसे दादा दादी आपस में मिलकर पापा को बनाए तो पापा पहली पीढ़ी है, पापा से हम लोग बने तो हम लोग दूसरी पीढ़ी, और हमसे जो हमारे बच्चे होंगे वो तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो ये हमारी क्या पीढ़ियां हो गई।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, तो जो प्राप्त संतान है जब उसके संतान, ठीक है, दो तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों के मध्य संकरण कराने के पश्चात बनी संतान जब संकरण करके संतान बनाती है, बनी संतान जब संकरण करके संतान बनाती है तो उसकी संतान को द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। तो उसकी संतान को द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। ये भी आपका डन हो गया, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट। आगे की तरफ 15वां, देखो वही चीज लिखा है कि F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य क्रॉस कराने से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। आगे की तरफ संकर पूर्वज, बैक क्रॉस संकरण, ठीक है, क्या है संकर पूर्वज संकरण? जब F1 पीढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का उसके किसी भी जनक के साथ संकरण करा देना। लिखेंगे F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का उसके किसी भी जनक के साथ संकरण करा देना, संकरण कराने को बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है, ये आपका डन। लिखेंगे कैसे कि जब विषम युग्मजी संकर संतानों एवं सम युग्मजी होमोजाइगस यानी प्रभावी या अप्रभावी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिया है कि हमारा दो पेरेंट है, इन दो, देखो हमारा क्या है, दो पेरेंट है, दो पेरेंट मतलब एक अप्रभावी और एक प्रभावी। जब उसके संतान का उन दोनों में से किसी भी जनक के साथ संकरण करा दिया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला है टेस्ट क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक के, ठीक है, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक के साथ संकरण, अप्रभावी जनक के साथ संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है, यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये आपका डन, ये आपका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट क्या है देख लिया जाए। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षण, ठीक है, अगला हमारा क्या आ चुका है, उपार्जित लक्षण। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उपार्जित लक्षण किसी जीव की आकारिकी या शारीरिक क्रिया में जो पर्यावरण के कारण, उपार्जित लक्षण का मतलब है किसी जीव की ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया है किसी जीव की आकारिकी या शरीर क्रिया में पर्यावरण के कारण होने वाले परिवर्तन उत्पन्न लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, किसी जीव की आकार या शरीर की क्रिया में परिवर्तन के कारण उत्पन्न लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण कहते हैं।
ठीक है, ये अब आपका डन हो चुका। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, बहुसंकर संकरण। ठीक है, जब बहुसंकर संकरण क्या, जब कई सारे लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो बहुसंकर संकरण कहलाता है। अपूर्ण प्रभाविता सिंपल सा, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि जब 2 अलग अलग जनकों के बीच क्रॉस कराने पर उनसे प्राप्त संतान में किसी भी जनक के लक्षण न दिखाई दे तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपूर्ण प्रभाविता का क्या लिखोगे, दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्राप्त संतान में किसी जनक का लक्षण न दिखाई देना, किसी भी जनक का लक्षण न दिखाई देना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता कंप्लीट। अगला लास्ट हमारा है क्या, चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग। ठीक है, लास्ट हमारा आरसी पुनेट नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, आनुवांशिक वैज्ञानिक आरसी पुनेट ने युग्मकों के अनियमित संलयन के संभावित संयोजनों को प्रदर्शित करने के लिए इस संरचना को विकसित किया था। एक ग्राफी आरेख जिसके द्वारा किसी आनुवांशिक संकरण प्रयोग में संततियों के सभी जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की गणना कर सकते हैं, इसी को पुनेट वर्ग या चेकर बोर्ड कहा जाता है। याद रखना, आरसी पुनेट नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक क्या किया था, वृत्तीय नहीं, क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को आई थिंक अभी नाम वर्गीय, ठीक है, एक वर्ग का निर्माण किया था। इस वर्ग के द्वारा वो किसी भी लक्षण का आसानी से किसी भी पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आने वाले, ठीक है, आपके इस चैप्टर में आने वाले सारे के सारे सभी A to Z मेंडल की वंशावली यानी जिसको हम लोग आनुवांशिक शब्दावली कहते हैं वो कंप्लीट होता है। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 में हम लोग मेंडल के नियम डिस्कस करेंगे। अभी तक में पार्ट 1 में हमने आपको सारे लक्षणों के बारे में बताया था, आनुवांशिकी क्या है, विज्ञान क्या है, मटर का पौधा क्यों चुना, सफलता के क्या कारण थे। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा आनुवांशिक शब्दावली को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, उसमें हम लोग मेंडल के नियम को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से एक टॉपिक पूरा हम क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।